एजन एल्वेड केव सिस्टम यूनाइटेड किंगडम के वेल्स का सबसे बड़ा केव सिस्टम है। मार्टिन फार और रॉजर सोलारी ये दोनों प्रोफेशनल केवर्स थे। इन दोनों ने इस केव को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा। वे चाहते थे कि वे केव में पहले से डिस्कवर्ड दो सम्प से आगे के हिस्से को डिस्कवर करें। किसी केव में सम्प उस हिस्से को कहते हैं जहां केव का रास्ता पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होता है, यानी पानी से भरा एक ऐसा हिस्सा जहां से आगे जाने के लिए डाइविंग करनी पड़ती है। एंट्रेंस से पहले सम्प की दूरी ही 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की थी। उसके बाद केवर को केव डाइविंग करके पहले और फिर दूसरे सम्प को पार करना पड़ता। उसके बाद आता था तीसरा सम्प, जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसमें एक चैलेंजिंग हिस्सा यह भी था कि इन सम्प्स को पार करने के लिए आपको केव के अंदर कई किलोमीटर संकरे रास्तों से एयर सिलेंडर को खींचकर लाना पड़ता था। बहुत से केवर्स यहां तक आते आते ही थक जाते थे, इसलिए इतनी दूर तक बहुत कम केवर्स पहुंच पाते थे। हालांकि मई के महीने में रॉजर के पैर में चोट लग जाने के कारण मार्टिन को इसमें अकेले ही जाना पड़ा। सोलो केव एक्सप्लोरिंग हमेशा बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि अगर आप केव में कहीं फंस भी जाते हो तो आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता और केव के इतनी अंदर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते। लेकिन इसके बाद भी मार्टिन ने अकेले ही इस केव को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया, क्योंकि आज तक इस सम्प के आगे कोई भी नहीं गया था। तीसरा सम्प बहुत लंबा था और इस तीसरे सम्प को पार करते ही मार्टिन इस सम्प से आगे जाने का रिकॉर्ड बनाने वाला था, जिसके लिए वह बहुत एक्साइटेड था। मई 1974 में मार्टिन अकेले ही इस केव में एंटर करता है। वह पहले सम्प को पार करता है, इसके बाद वह दूसरे सम्प को पार करता है, इसके बाद आज वह तीसरे सम्प को भी पार कर लेता है। तीसरे सम्प को पार करते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद मार्टिन अपने डाइविंग इक्विपमेंट को तीसरे सम्प के एंड में छोड़कर केव को आगे एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। एक लंबे सफर के बाद मार्टिन को एक और सम्प मिलता है। चौथे सम्प को देखकर मार्टिन को इसे एक्सप्लोर करने का भी मन था, लेकिन उसने अपने डाइविंग इक्विपमेंट तीसरे सम्प के एंड में ही छोड़ दिए थे और उनमें इतनी ऑक्सीजन भी नहीं थी कि वह इस सम्प को भी एक्सप्लोर कर सके। मार्टिन के पास सिर्फ वापस पहुंचने के लिए ही ऑक्सीजन थी। वह यहां से वापस मुड़ जाता है। केव से बाहर आकर वह रॉजर को अपनी तीसरे सम्प को पार करने की अचीवमेंट के बारे में बताता है। कुछ दिनों में रॉजर के पैर ठीक होने के बाद 15 जून 1974 को रॉजर और मार्टिन पूरे केव डाइविंग इक्विपमेंट्स के साथ इस केव को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। दोनों के पास पूरी तैयारी थी। 3-3 सिलेंडर, लंबी गाइडलाइन रील्स, वेट सूट्स और उस समय के अनुसार सबसे बेहतरीन डाइविंग गियर। पहले उन्होंने 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसके बाद वे पहले सम्प तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पहले और दूसरे सम्प को पार किया। पहले दोनों सम्प काफी छोटे थे, इसलिए उनके एक सिलेंडर की सिर्फ आधी एयर ही खत्म हुई। 2 सम्प पार करके उन्होंने अपना आधा बचा हुआ एयर सिलेंडर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा सम्प पार किया। जैसे ही वे तीसरे सम्प से बाहर आए, रॉजर बहुत खुश था। रॉजर इस जगह पर पहली बार आया था। कुछ देर और केविंग करके वे दोनों चौथे सम्प की एंट्रेंस तक पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने डाइविंग सूट पहने। रॉजर और मार्टिन दोनों के पास एक पूरा और एक आधा भरा एयर का सिलेंडर था। हालांकि रॉजर के सिलेंडर मार्टिन के एयर सिलेंडर से थोड़े छोटे थे। दोनों को इन सिलेंडर्स की मदद से चौथे सम्प को एक्सप्लोर करना था और तीसरे सम्प को भी पार करना था। मार्टिन के पास 1000 फीट लंबी लाइन रील थी और रॉजर के पास 400 फीट की। अब वे दोनों चौथे सम्प को एक्सप्लोर करने के लिए पानी में उतरते हैं। मार्टिन आगे आगे चल रहा था और रॉजर उसके पीछे पीछे। ये केव का वो हिस्सा था जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। उनके सामने थी सिर्फ अंधेरी, ठंडी और अनजानी सुरंगें। यह सम्प बहुत संकरा था। पानी का तापमान बर्फ जैसा ठंडा था और जगह इतनी कम थी कि सिलेंडर भी दीवारों से टकरा रहा था। आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन दोनों की हिम्मत और अनुभव अब तक साथ दे रहे थे। थोड़ी देर बाद रॉजर को साइनस की बीमारी होने लग जाती है। साइनस हमारे सिर की हड्डियों के अंदर मौजूद हवा से भरी छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं। ये नाक, माथे और गालों के पीछे पाई जाती हैं। ये कैविटीज हमारी सांस लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है और आमतौर पर खाली रहती है। जब कोई डाइवर गुफा में पानी के अंदर गहराई में जाता है
तब आसपास के पानी का दबाव बहुत तेजी से बदलता है। इस दबाव से निपटने के लिए शरीर को अपने सर का प्रेशर भी बराबर करना होता है। लेकिन अगर किसी डाइवर को सर्दी खांसी है, नाक बंद है, तो प्रेशर बराबर नहीं हो पाता, जिससे बहुत तेज दर्द होता है। रॉजर को यह पहले भी कई बार डाइविंग के समय हो चुका था। रॉजर इस केव के 4th सम्प में पहली बार आया था। वह अपने इस एडवेंचर को बीच में नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। रॉजर की 400 मीटर की रील खत्म हो चुकी थी और वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब मार्टिन ने अपने एयर टैंक को देखा। उसके टैंक में एयर प्रेशर काफी कम था, जो उसे यह संकेत दे रहा था कि उसे जल्द ही पानी से बाहर जाना चाहिए, वरना उसके टैंक की हवा खत्म हो सकती है। लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वह केव में और आगे जा रहा था। उसे यह पता था कि रॉजर के टैंक उसके टैंक से छोटे हैं, इसलिए मार्टिन ने रॉजर को वापस चले जाने का इशारा किया और खुद दोबारा आगे एक्सप्लोरिंग शुरू कर दी। मार्टिन को लगा कि रॉजर वापस जा चुका है और उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे रास्ता ऊपर की दिशा में जाते हुए दिखाई दिया। मार्टिन के पास काफी कम एयर बची थी। उसने डेप्थ मीटर पर देखा कि वह जमीन की सतह से सिर्फ 3 मीटर नीचे है। उसे लगा कि यहां से ऊपर जाने के बाद उसे ऊपर एक एयर पॉकेट मिलेगा, जहां वह आसानी से सांस ले पाएगा। यह सोचकर उसने ऊपर की तरफ डाइविंग शुरू कर दी। लेकिन ऊपर कोई एयर पॉकेट नहीं थी, जिसके बाद रास्ता फिर से ढलान की तरफ जा रहा था। उसने सोचा आगे जरूर कोई ना कोई एयर पॉकेट होगी, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां भी कोई एयर पॉकेट नहीं थी। वहां एक डेड एंड था। रास्ता वहीं खत्म हो जाता था। बंद रास्ता देखकर मार्टिन पैनिक हो गया। वह समझ गया था कि अब उसे जल्दी से इस सम्प से बाहर निकलना होगा। वह जल्दी से घूमता है और बाहर निकलने लगता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि रॉजर उसके पीछे था। रॉजर को देखते ही उसे बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से रॉजर को अभी तक सम्प से बाहर निकल जाना चाहिए था। मार्टिन को टेंशन थी कि उसके पास दोनों सम्प से बाहर निकलने तक की ऑक्सीजन है भी या नहीं, और रॉजर के टैंक तो उसके टैंक से भी छोटे थे। मार्टिन ने रॉजर को जल्दी से बाहर निकलने का इशारा किया। अब वे दोनों जल्दी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब वे दोनों केव के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर थे, जहां उन पर सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर होता है। पानी के प्रेशर से उसके चेहरे में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मार्टिन और रॉजर दोनों पूरी स्पीड से पानी से बाहर आ रहे थे। मार्टिन आगे आगे चल रहा था, रॉजर उसके पीछे पीछे। कुछ देर डाइविंग करके मार्टिन केव से बाहर आ गया। पानी से बाहर निकलकर उसने गहरी लंबी सांस ली। इसके बाद वह टकटकी लगाए पानी की तरफ देख रहा था कि रॉजर बाहर कब आएगा। काफी समय बीत गया, लेकिन रॉजर अभी तक बाहर नहीं आया। इसके बाद रॉजर को ढूंढने के लिए मार्टिन दोबारा पानी में उतर गया। उसने कुछ दूरी तक जाकर रॉजर को ढूंढा। मार्टिन ज्यादा आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास भी काफी कम ऑक्सीजन बची थी। रॉजर को कुछ दूरी तक ढूंढने के बाद मार्टिन को न चाहकर भी पानी से बाहर आना पड़ा। मार्टिन समझ गया था कि रॉजर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसने पानी में दम तोड़ दिया होगा, क्योंकि अब तक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी और सम्प में कोई भी एयर पॉकेट भी नहीं थी जहां रॉजर रुक सके। इसके बाद मार्टिन केव से बाहर आ गया। रॉजर को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उस दिन साउथ वेल्स में हुई भारी बारिश के कारण इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 दिन तक रोकना पड़ा। मौसम ठीक होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। कड़ी मेहनत करने के बावजूद रेस्क्यू टीम को रॉजर का शव नहीं मिला। आखिर में रेस्क्यू टीम को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें रॉजर की बॉडी को रिकवर किए बिना ही इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।